हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहार जीएस। हम लोग लगातार मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में किसी कारण बस क्लास को ब्रेक करना पड़ रहा है। लेकिन आज के बाद फिर से क्लास शेड्यूल से चलेगा। तो हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे वो कर्नाटक युद्ध से संबंधित टॉपिक्स को पढ़ रहे थे कि कर्नाटक युद्ध हुआ और लास्टली जब तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ तो अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों आपस में लड़े थे 1760 में, और उस युद्ध को कहते हैं वांडी बॉस का युद्ध। और वांडी बॉस के युद्ध में पूरी तरह फ्रांसीसी जो है अंग्रेज़ों से हारे, और हारने के बाद भारत में उनकी शक्ति समाप्त हो गई। और इस प्रकार भारत में जो है एक बड़ी शक्ति के तौर पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज बचे। तो अब यहाँ से समझने का बात है कि इस कर्नाटक युद्ध को पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट प्रारंभिक मुगल काल और इस साइड आप देखेंगे तो उत्तर मुगल काल, ये दोनों टॉपिक्स पर चले आते हैं। तो दरअसल बात क्या है कि किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले जानना ज़रूरी होता है कि पिछले टॉपिक से इसका क्या रिलेशन है और आगे जो हम सब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो उसके साथ इसका क्या रिलेशन हुआ। दरअसल जब हम लोग कर्नाटक युद्ध पढ़े तो आप थोड़ा सा इसको समझिए कि कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी हारे। फ्रांसीसियों के हारने के बाद एक ऐसा सीन बना कि अंग्रेज जो है भारत में एक बड़ी शक्ति के तौर पर बचे, और बाकी जितने भी छोटे छोटे शक्ति थे जैसे पुर्तगाली, डच, इसके अलावा फ्रांसीसी, वो छोटे छोटे जगहों पर बचे थे। उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। तो अब जब अंग्रेज बचे तो अंग्रेज यहाँ के टेरिटरी पर कब्जा करना शुरू किए, यहाँ के शासकों से लड़ना शुरू किए। तो उस समय जो एक बड़ी शक्ति के तौर पर भारत में थे वो मुगल वंश के शासक थे। तो मुगल वंश के शासक को दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक उत्तर मुगल काल और प्रारंभिक मुगल काल, ऐसा पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक मुगल काल, फिर उत्तर मुगल काल। तो पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि अंग्रेज जब सिंगल बचेंगे तो अब उनका कोई कंपटीटर नहीं है, अब उनका सीधा मुकाबला होगा मुगलों के साथ, मुगल वंश के शासकों के साथ। तो इसलिए हमको जानना जरूरी है कि कौन कौन से मुगल वंश के शासक थे और किस किस से अंग्रेज़ों ने युद्ध किया और कौन कौन सा क्षेत्र उनसे छीना, कहाँ कहाँ पर टक्कर हुई, कहाँ कहाँ पर शासकों ने उनका सपोर्ट किया, किससे सपोर्ट नहीं मिला। मतलब इसी तरह का चीज़ जो है अंग्रेज़ों के बारे में हमको अब लगातार पढ़ना है। जैसे अभी उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद बंगाल विजय के समय बंगाल के नवाब कौन थे और इसी समय मुगल वंश के शासक कौन थे, इनको पढ़ना है। उसके बाद मैसूर के साथ कैसा अंग्रेज़ों का रहा सिचुएशन, उसके अलावा पढ़ना है सिखों के साथ कैसा रहा। तो मतलब अब जब आगे बढ़ाएंगे तो हमेशा से हमको ये टॉपिक पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेगा, हर जगह, कि कौन शासक थे, किस जगह पर कौन शासक थे, किसी भी घटना के साथ कौन सा शासक थे मुगल वंश के। तो हम लोग इस सबसे पहले आज प्रारंभिक मुगल काल और उत्तर मुगल काल के शासकों के बारे में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इनका नाम और डेट याद करेंगे कि ये लोग कब से कब तक रहे, और उसके बाद डिटेल में जाएंगे। डिटेल में अब जब पढ़ेंगे तो प्रारंभिक मुगल काल का डिटेल नहीं करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, मध्यकालीन भारत का। हालांकि ये भी मध्यकालीन भारत का है, लेकिन इसमें उत्तर मुगल काल के शासकों का हमको थोड़ा थोड़ा पॉइंट जानना है, और वो सारे पॉइंट जानने हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से हमारे काम का होगा। बाकी जो हमारे काम का नहीं होगा उस पॉइंट्स को जानना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जब आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है कि किस पॉइंट को छोड़ना है और किस पॉइंट को पढ़ना है। उस हिसाब से हम लोग उत्तर मुगल काल के शासकों के बारे में डिटेल करेंगे और उसके जस्ट बाद बंगाल विजय को पढ़ेंगे, और हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट्स है वो लगातार कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रारंभिक मुगल काल, यानी मुगल वंश के सबसे पहले शासक कौन थे, उसके बाद कौन थे। प्रारंभिक मुगल काल और उत्तर मुगल काल दो भाग में डिवीज़न का कारण ये है कि जो प्रारंभिक मुगल काल के शासक थे वो बहुत ताकतवर शासक थे, और जो उत्तर मुगल काल के शासक थे वो कमज़ोर शासक थे। वो अंग्रेज़ों से भी हार रहे थे, फ्रांसीसियों से भी हार रहे थे, मतलब उनकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो इसलिए हिस्ट्री में इनको दो भाग में डिवाइड कर दिया है, एक प्रारंभिक मुगल काल, दूसरा उत्तर मुगल काल। तो सबसे पहले आप प्रारंभिक मुगल काल की तरफ फोकस करेंगे तो बाबर का नाम आता है। बाबर ये मुगल वंश के संस्थापक थे, 1526 में भारत आए, 1530 तक ये शासक रहे। बाबर का नाम आप याद कीजिए। दरअसल देखिए, याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले नाम को याद कीजिए, फिर डेट को याद कीजिए, दोनों याद हो जाएगा। अगर एक साथ आप पढ़ते हैं और याद करने का कोशिश करते हैं तो डाटा जो है मैचिंग में दिक्कत होता है, डाटा कोलैप्स हो जाता है और फिर याद करने में परेशानी होती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सबसे पहले नाम के ऊपर। बाबर के बाद आए हुमायूं।
हुमायूं के बाद आए अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। दरअसल बाबर के पुत्र थे हुमायूं, हुमायूं के अकबर, अकबर के थे जहांगीर, जहांगीर के पुत्र शाहजहां और शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब। तो इस तरह से आप पढ़िए, बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो पहले नाम, उसके बाद डेट। बाबर रहे 1526 से 30 तक मुगल वंश के शासक भारत में। बाबर ये संस्थापक थे, 1526 से 30 ईस्वी तक रहे। उसके बाद हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं के बाद अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 1627 और जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से 1657 और उसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707। तो जब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, आपस में वो लोग लड़े। लड़ने के बाद जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था मुअज्जम, और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से उत्तर मुगल काल में ये लोग आते हैं शासक बने। तो मुअज्जम के बहादुर शाह जो बने शासक, इनका प्रारंभिक नाम था मुअज्जम और ये औरंगजेब के पुत्र थे और ये 1707 से 1712 तक रहे शासक। अब इस साइड का नाम आपको याद करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में जरूरी नाम यही है, जो सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण है वो इस साइड उत्तर मुगल काल के शासक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है। आप इसको ज़्यादा फोकस करेंगे, इस पर नहीं भी ध्यान देंगे फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन इस साइड का जो शासक का नाम है इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह और उसके बाद फर्रुखसियत। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, इस तीनों का नाम एक साथ पढ़िए, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियत। उसके बाद ये दोनों देखिए लगभग एक जैसा है, जैसे रफ़ी-उद-दर्जात, रफ़ी-उद-दौला। दर्जात 4 लेटर का है तो पहले होगा, दौला 2 लेटर का है तो बाद में होगा। तो इसके बाद इस दोनों का नाम पढ़िए, रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला। इसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, ये दोनों एक जैसा लग रहा है, मोहम्मद शाह और अहमद शाह, दोनों में शाह और शाह है, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। तो ऊपर का तीनों एक साथ, फिर ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, और बाकी का ये चारों एक साथ। इस चारों में द्वितीय का कॉन्सेप्ट है, जैसे आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चारों का नाम एक साथ, तो अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले नाम को फोकस कीजिए, बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियत, ये तीनों एक साथ, बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियत। उसके बाद 2 नाम है, रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला। उसके बाद फिर 2 नाम, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। उसके बाद इस चारों को एक साथ, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता। अब इसके डेट पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये लोग कब से कब तक। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, उसके बाद इनके पुत्र बहादुर शाह, हालांकि इनका नाम था मुअज्जम, मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना और ये 1707 से 1712। आप यहाँ फोकस करेंगे, लगातार डेट चल रहा है 1707 से 1712। और बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह 1712 से 1713 तक रहे। जहांदार शाह मात्र एक ही साल के लिए, जहांदार शाह 1712 से 13। फिर फर्रुखसियत आए 1713 से 19। अभी हम लोग इसका डिटेल करेंगे, इन सारे शासकों का थोड़ा बहुत डिटेल करेंगे, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से हमारे लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उसको हम इनके साथ देखेंगे। बाकी ये सारा चीज़ आपको पूरा ब्रीफ में एकदम पूरा डिटेल के साथ मध्यकालीन भारत में पढ़ना है। इसलिए यहाँ पर जो पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, बस थोड़ा सा इसका संक्षिप्त रूप देखना है कि किनके समय क्या क्या काम हुए और अंग्रेजों के साथ इनका कैसा रिलेशन रहा, इसी चीज़ को देखना है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो सबसे पहले बहादुर शाह का डेट देखिए, 1707 से 12, जहांदार शाह 12 से 13, फर्रुखसियत 1713 से 19। उसके बाद रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला, तो दोनों की मृत्यु 1719 में हो गई थी बीमारी के कारण, एक टीबी के कारण, दूसरा चेचक के कारण। तो ये दोनों 1719 में ही मर गए थे, रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला। उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748। उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754, इतना रहा है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837
और इस सबसे लास्ट बहादुर शाह जफर 1837 से 1857, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। अंग्रेज़ों ने इनको पकड़कर रंगून में निर्वासित कर दिया, बर्मा भेज दिया और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। तो फाइनली जो थे मुगल वंश के अंतिम शासक वो बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक का नाम अभी हम लोग याद कर रहे थे उसका डिटेल करेंगे। जैसे सबसे पहले बहादुर शाह के बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से हमारे काम का होगा उसी पॉइंट को लेंगे, क्योंकि ये सारा पॉइंट्स जो है आपको मध्यकालीन भारत में पढ़ना है डिटेल में। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जो पढ़ेंगे बस इसका शॉर्ट फॉर्म लेंगे, जो हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से हमारे काम का होगा। तो सबसे पहले बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फर्रुखसियर, उसके बाद रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इस तरह से अभी हम इनका डिटेल कर लेंगे। जैसा कि हम लोग उत्तर मुगल काल के शासकों का नाम अभी पढ़ चुके हैं और उनके डेट, इन दोनों चीज़ को कैसे याद रखना है ये देख चुके हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग मुगल शासकों का नाम क्यों याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं क्योंकि मुगल शासक जो थे वो अंग्रेज़ों से भिड़ने वाले लास्ट शासक थे। क्योंकि जब शुरू में पुर्तगाली आए और फिर डच आए तो वो दोनों आपस में लड़े, और फिर जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ ने दोनों को हराकर साइड कर दिया। अकेले सिंगल बचे एक बड़ी शक्ति के तौर पर भारत में। लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ी शक्ति के तौर पर आए फ्रांसीसी ने अंग्रेज़ों को हराया। फिर अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से फ्रांसीसियों को हराया, और जब फ्रांसीसी भी हार गए तो फाइनली अंग्रेज़ जो है एक बड़ी शक्ति के तौर पर भारत में बचे। और जब वो बचे तो यहाँ के शासकों से लड़ना शुरू किया और यहाँ के टेरिटरी पर कब्जा करना शुरू किया। तो इसी हिसाब से उत्तर मुगल काल के शासक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन से शासक थे, उनका अंग्रेज़ों के साथ कैसा रिलेशन रहा, और फिर अंग्रेज़ों के साथ कौन कौन सा युद्ध हुआ। इन सारी चीज़ों को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं, जैसे शासकों से लड़ने के बाद क्षेत्र पर कब्जा किया अंग्रेज़ों ने, कब्जा करने के बाद वहाँ पर टैक्स का रूल अलग अलग लगाया, उस टैक्स के रूल्स को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो भी मुगल काल के शासक थे, यानी कि उत्तर मुगल काल के शासक, उन शासकों के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जानना जरूरी है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें उत्तर मुगल काल के शासक जो है उनका पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन ढंग से रहा है। तो इसलिए उनके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल जानना है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। ये आगे हमको मिलता रहेगा पॉइंट, जैसे जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को लगातार हम आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये सारे पॉइंट्स हमको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले उत्तर मुगल काल के पहले शासक जो थे उनका नाम था बहादुर शाह। अब थोड़ा इनके बारे में जानना जरूरी है। बहादुर शाह कौन थे? दरअसल ये औरंगजेब के पुत्र थे। औरंगजेब के 5 पुत्र थे। उनका नाम था सुल्तान, अकबर, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो दो जो शुरू के 2 थे, सुल्तान और अकबर, ये शुरुआती दिनों में इन दोनों की डेथ हो गई, बाकी बचे 3। तो उन तीनों में सबसे बड़ा था मुअज्जम, उसके बाद आजम और सबसे लास्ट कामबख्श। तो मुअज्जम सबसे बड़ा था और यही बहादुर शाह के नाम से शासक बना। दरअसल मुअज्जम ने अपने दोनों भाई आजम और कामबख्श के साथ उत्तराधिकार का युद्ध किया, उन दोनों को पराजित करके, और वो मुगल वंश का शासक बना और बहादुर शाह के नाम से शासक बना। और ये 1707 से 1712 तक मुगल वंश का बादशाह रहा। इसका मूल नाम मुअज्जम था, इसको भी आप याद रखेंगे। बहादुर शाह का मूल नाम मुअज्जम था। इसको शाहे बेखबर की उपाधि दी गई थी। इसको शाहे बेखबर भी कहते हैं। कई बार सवाल में पूछा जाता है कि मुगल वंश के किस शासक को शाहे बेखबर के नाम से जानते हैं, तो वो थे बहादुर शाह। उसके बाद 2 युद्ध, एक जजाऊ का युद्ध और दूसरा बीजापुर का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है। जजायू का युद्ध आजम के साथ, ये अपने भाई आजम के साथ लड़े, इन्होंने उसको पराजित किया। और फिर बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित कर, और यह बहादुर शाह के नाम से मुगल वंश के शासक बने। इनको बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है। तो इस सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बहादुर शाह के बाद जो दूसरे शासक बने उनका नाम था जहांदार शाह। ये इनके ही पुत्र थे। इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। दरअसल इनके बारे में कहा जाता है कि ये इनको एक वैश्या से प्यार हो गया था, उसका नाम था लाल कुंवरी। लाल कुंवरी नामक वैश्या से प्यार होने के कारण ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर कम ध्यान देते थे, बाहरी
पहाड़ी क्षेत्रों पर यानी कि इनके संपर्क में ज़्यादा रहते थे, लाल कुंवरी के संपर्क में ज़्यादा रहने के कारण लोग इन्हें लंपट मूर्ख कहते थे। और ये इनको शासक बने, लेकिन इनको शासक बनने में सहयोग किया इनके ही वजीर। ये शासक कोई बनने योग्य नहीं थे, लेकिन इनके वजीर जो जुल्फ़िकार खां थे, वजीर का अगर आप अभी कंपैरिजन करेंगे तो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर से कर सकते हैं, उस समय वजीर अभी प्राइम मिनिस्टर ऐसा था। तो जुल्फ़िकार खां जो उनके वजीर थे, वजीर के सहयोग से ये शासक तो बन गए जहांदार शाह, लेकिन मात्र 1 साल ही टिक पाए, 1712 से 13 तक ही। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स है, जैसे इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है और ये जुल्फ़िकार खां के सहयोग से शासक बना। और जय सिंह 2 थे, एक जय सिंह और दूसरे अजीत सिंह। तो जय सिंह को इन्होंने मिर्ज़ा राजा की उपाधि पदवी दी और मालवा का सूबेदार बनाया। दरअसल सवाल में आ जाएगा जहांदार शाह ने किसको मालवा का सूबेदार बनाया था, जय सिंह को, और दूसरा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी, पदवी दी। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट, जहांदार शाह लाल कुंवरी नामक वैश्या से प्रेम करता था। हमेशा इसी के इर्द गिर्द रहने के कारण ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस नहीं कर पाया, जिस कारण लोग इसे लंपट मूर्ख कहते थे। जहांदार शाह के बाद तीसरे शासक इनके भतीजे फर्रुखसियर शासक बना। अब फर्रुखसियर जो शासक बना तो उसने 2 लोगों का सपोर्ट लिया। उनका नाम था सैयद बंधु, बंधु का मतलब होता है भाई, और ये 2 भाई थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खां, दूसरा का नाम था हुसैन खां। इन दोनों से इन संपर्क करने के बाद इन्होंने जहांदार शाह की हत्या कर फर्रुखसियर शासक बना। तो सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। कई बार सवाल में आ जाता है कि किसको किंग मेकर के नाम से जानते हैं, तो वो सैयद बंधु 2 भाई थे, एक अब्दुल्ला खां और दूसरे हुसैन खां, तो इनको किंग मेकर के नाम से जानते हैं। तो जहांदार शाह के बाद शासक बने फर्रुखसियर से कई बार आप परिचित होंगे। हम लोग जब से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की हैं उसके जस्ट बाद जब अंग्रेज को पढ़ना शुरू किए तभी से फर्रुखसियर बार बार हमको मिलते जा रहे हैं। दरअसल फर्रुखसियर से क्या हुआ कि मुगल वंश के जो उत्तर मुगल काल के शासक में फर्रुखसियर का नाम आता है, तो फर्रुखसियर कहीं ना कहीं जानबूझकर एक गलती या फिर उसको मिस्टेक कहिए या गलती कहिए, दोनों एक ही बात होगा। फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया अंग्रेज़ों के लिए कि आप 3000 रुपया वार्षिक कर देकर और बंगाल के क्षेत्र में मुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं। और तभी से अंग्रेज़ जो है अस्थायी रूप से इंडिया में स्थापित होने लगे और तभी से अंग्रेज़ों ने इनको भांप लिया कि मुगल वंश के शासक जो हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर शासक हैं, इनको किसी भी जगह पराजित किया जा सकता है। तो ये आप फर्रुखसियर की गलती कहिए या जानबूझकर की गई गलती कहिए, दोनों शब्द एक ही हो सकता है। फर्रुखसियर में क्या है कि फर्रुखसियर 1713 से 19 के लिए शासक बने और इनको शासक बनाने में मदद किया सैयद बंधु। 2 भाई थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खां, दूसरे का नाम था हुसैन खां। तो जब इन दोनों भाइयों ने फर्रुखसियर को शासक बनाया तो फर्रुखसियर ने भी बदले में इन दोनों भाइयों को, अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया जबकि हुसैन खां को मीर बख्शी मतलब सेना का प्रमुख बनाया हुसैन खां को। उसके बाद जय सिंह को सवाई की उपाधि दी फर्रुखसियर ने। और उसके बाद 1716 में बंदा बहादुर से आप परिचित होंगे। बंदा बहादुर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के शिष्य थे। जब गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु हुई तो ये सिखों के सेनापति के रूप में उभरकर सामने आए थे, सिख धर्म के संरक्षक के तौर पर बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर से फर्रुखसियर की ज़्यादा बनी नहीं। फर्रुखसियर ने 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दिया और 1717 में अंग्रेज़ों के लिए शाही फरमान जारी किया। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं जब अंग्रेज का चैप्टर पढ़ रहे थे तब। और शाही फरमान था कि 3000 रुपया वार्षिक कर देकर बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेज लोग मुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं, जबकि 10,000 रुपया का वार्षिक कर देकर सूरत के क्षेत्र में मुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा बम्बई में अंग्रेज़ों के द्वारा जो सिक्के चलाए जा रहे थे उसको पूरे भारत में चलाने का अधिकार दे दिया फर्रुखसियर ने। अब पॉइंट को समझिए कि जिसका सिक्का चलेगा उसके अनुसार देश की इकोनॉमी भी काम करेगी तो उसका अधिकार भी हो जाएगा। तो फर्रुखसियर की इसी मिस्टेक ने अंग्रेज़ों को एक ऐसा मौका दे दिया कि वह भारत में पूर्ण रूपेण इस्टेब्लिश होने में सफल रहे। अब क्या है कि बंदा बहादुर को फांसी देने के बाद अंग्रेज़ों के लिए शाही
फरमान जारी किया और इसलिए इसको घृणित कायर भी कहा जाता है। सवाल भी याद रखेंगे और पूछा भी जाता है कि मुगल वंश के किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है, तो वो फर्रुखसियर को, और ये 1713 से 19 के लिए रहे थे। फर्रुखसियर के बाद 2 शासक बने, रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला। इन दोनों को बनाया सैयद बंधुओं ने, इसलिए सैयद बंधु को शासक निर्माता कहा जाता है। 1719 जब रफ़ी-उद-दर्जात बने तो इनकी मृत्यु टीबी के कारण हो गई और रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु चेचक के कारण। दोनों 1719 में ही बने और दोनों की मृत्यु हो गई, इसलिए दोनों एक साथ लगे और इसको आप क्रॉस कर लीजिए, दोनों की मृत्यु उसी साल 1719 में हो गई। इनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह शासक बने। मोहम्मद शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल भी पूछा जाता है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह के बारे में कहा जाता है कि वो जब अपने दरबार पहुंचते थे तो औरतों के कपड़े पहनकर पहुंच जाते थे और वो दरबार में कुछ उनकी ऐसी एक्टिविटी होती है औरतों टाइप की, जिसके कारण लोग इसको रंगीला बादशाह कहते थे। उनकी एक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी उनका जेंडर चेंज टाइप का एक्टिविटी था, जिसके कारण लोग उसको रंगीला बादशाह के नाम से जानते थे। और सैयद बंधुओं का पतन, जब यहाँ पर एक चीज़ सोचने लायक है कि सैयद बंधु ने फर्रुखसियर को शासक बनाया, रफ़ी-उद-दर्जात, रफ़ी-उद-दौला को शासक बनाया, 3 शासक बनाए, तो कहा जाता है कि सैयद बंधुओं ने ही मोहम्मद शाह को भी शासक बनाया, इसलिए इसको किंग मेकर, शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है। तो जब मोहम्मद शाह को शासक बनाया तो मोहम्मद शाह तभी समझ गया कि ये पिछले सारे शासकों को इसी ने बनाया है और हमको भी इसी ने बनाया, हो सकता है आगे हमको मारकर किसी और को बनाए। तो मोहम्मद शाह ने यहाँ चालाकी की और सैयद बंधुओं को धोखे से मरवा दिया और सैयद बंधुओं का इनके टाइम में पतन हो गया, वो दोनों भाई मारे गए। इसके बाद इसी के समय अवध, बंगाल, बिहार और उड़ीसा स्वतंत्र, मतलब मोहम्मद शाह के समय अवध के जो नवाब थे उनका नाम था सआदत खां। सआदत खां ने खुद को स्वतंत्र किया। इसके अलावा बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये सारे भी स्वतंत्र होने लगे। मुर्शीद कुली खां, इसके अलावा शुजाउद्दीन नवाब थे बंगाल के, उनके टाइम में वो लोग अपने आप को मुगल वंश से कटकर हटकर और वो लोग स्वतंत्र होना शुरू कर दिए। तो सवाल में भी कई आ जाता है कि मुगल वंश के किस शासक के टाइम में अवध स्वतंत्र हुआ या फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा स्वतंत्र हुआ, तो वो थे मोहम्मद शाह और इनके टाइम में ये लोग स्वतंत्र होना शुरू हो गए। उसके बाद इन्हीं मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। फारस का एक आक्रमणकारी था ईरानी नादिर शाह, 1739 में उसने भारत पर आक्रमण किया और मात्र 6 से 7 दिन में मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया। और जब मोहम्मद शाह हारे तो अंग्रेज इन सारी चीज़ों को देख रहे थे, तभी अंग्रेज समझ गए कि मुगल बादशाह जो हैं बिल्कुल कमज़ोर है, इनको कभी भी हराया जा सकता है। इसलिए इस चीज़ को, क्योंकि नादिर शाह एक बाहरी व्यक्ति आया और इनको तुरंत हरा दिया, तो अंग्रेज़ों ने इनको भांप लिया और तभी से अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर षड्यंत्र करना शुरू किया। और उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, मतलब 1 बाय 1 अंग्रेज इनको जगह जगह पर पराजित करना शुरू कर दिए। तो जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में, तो नादिर शाह भारत आए और ये तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन को लूट कर ले गए और साथ साथ कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गए, जो अभी वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी के मुकुट पर लगाया गया है, कोहिनूर हीरा। इसके बाद शासक बने मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, 1748 से 54। इनके समय की एक ही घटना जो मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रथम अब्दाली आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली टोटल 7 आक्रमण किए थे भारत में, लेकिन पहला आक्रमण जो हुआ था वो अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ 1748 में। इनके बाद आए आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 तक रहे और इनके समय प्लासी का युद्ध हुआ 1757। इस चैप्टर इसके बाद जस्ट बाद पढ़ना है बंगाल विजय और उसमें डिटेल में पढ़ना है प्लासी के युद्ध को, तब हमको ये चैप्टर ये सेशंस मिलेगा आलमगीर द्वितीय का। तो आलमगीर द्वितीय 1754 से 58 और इनके समय प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, इनके समय बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में।
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, और फिर तृतीय पानीपत का युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ। ये लड़े नहीं थे, लेकिन इनके समय आपको सवाल में पूछा जाएगा कि मुगल वंश के किस शासक के समय तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ, तो वो शाह आलम द्वितीय के समय। लेकिन किनके किनके बीच हुआ, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। इस पॉइंट को अब बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, सवाल में कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ये शासक बने, और इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। दरअसल अकबर द्वितीय को जब अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो ये अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर ब्रिटेन भेजा था कि जाओ आप मेरे बदले और ब्रिटेन की महारानी को शिकायत करो कि अंग्रेज़ लोग जो हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। और तभी वो वहाँ गए थे और इनको राजा की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वितीय के बाद सबसे लास्ट शासक जो मुगल वंश के थे, उनका नाम था बहादुर शाह जफर। आप जानते हैं उनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। और ये जफर 1857 की क्रांति में भाग लिए। अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया, पकड़कर रंगून भेज दिया। ये रंगून है बर्मा में, बर्मा जिसका म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। और फाइनली मुगल वंश की सत्ता जो है 1857 में समाप्त हो गई भारत में। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोगों और अंग्रेज़ों के बीच स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो आज का हमारा ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।